गाइस ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड शियाबी दिखाई जाती है, जिसको लिली के नाम से भी बुलाया जाता है। वो यहाँ पर खड़ी होकर शियाजू के आने का वेट कर रही होती है, क्योंकि इसकी जगह पर शियाजू ने डिलीवरी करने के लिए जाना था। शियाजू थोड़ी आने में लेट हो जाती है कि उसे डांटे लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने डेट के लिए जाना था, वहाँ से मैं लेट हो रही हूँ, चलो जल्दी से ये सब चीजें पकड़ो, और रूम नंबर भी 2318 बता देती है। अब ये भी उस होटल में पहुंच जाती जहाँ पर उसने डिलीवरी करने के लिए जाना था। जैसे ही होटल में वो रूम ढूंढती है, रूम को नॉक करने वाली होती है, वैसे एक लड़का अंदर से निकलता है जो हमारा मेल लीड होने वाला था शी चैंग। वो इसको रूम के अंदर खींच लेता और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है जबरदस्ती, क्योंकि उसको काफी हाई लेवल के ड्रग्स दिए हुए, तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो लड़की के साथ क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब से वो सुबह में उठता है तो उसके सर में भी काफी दर्द हो रहा था और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर जैसे ही वहाँ ब्लड लगा देखकर अब उसे होता है कि मुझे लड़की को देख लेना चाहिए, आखिर फर्स्ट टाइम वाली लड़की थी तो ये है कौन। पर जैसे ही देखने लगता है वैसे से कॉल आ जाती। अब ये कॉल अटेंड करके जल्दी से वहाँ से जा रहा होता है, बट रुककर कहने लगता है कि जिस लड़की ने मुझे मेरी इतनी बुरी कंडीशन में मेरी हेल्प किया, मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यही सोचकर उसको अपनी वॉच दे देता है, उसकी जैकेट में रखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि होटल से बाहर आने के बाद भी अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि जो लड़की रात में मेरे रूम में आई थी उसका पता लगवाओ कि वो लड़की कौन है। मैं उस लड़की को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मैंने उसको अपनी वॉच पे दी है, इससे भी तुम्हें पता लग जाएगा। और वो एक डिलीवरी गर्ल थी और वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो अपने सेक्रेटरी को बता देता है। अब जैसे शियाजू की भी आंख खुलती है तो उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा होता है, उसे उठा भी नहीं जा रहा होता, और फिर जैसे वो अपना ब्लड देखती है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, बट फिर भी किसी तरह हिम्मत करके रूम से बाहर निकलती और हाथ में उसके कोट भी होता है और वहाँ की चादर भी होती है। पर लिली भी इतने टाइम में आ जाती, जो आते साथ अपनी उससे चीजें वगैरह लेती, और जैसी वो उस जैकेट को पहनती है तो उसमें से उसको वॉच मिलती है। वॉच को देखकर कहने लगती है कि वॉच। अब उस वॉच को देखकर उसे भी याद आता है कि ये उसी लड़के की वॉच होगी जो रात में मेरे साथ है, जिसने अपने कमरे में मुझे खींच लिया था। अभी ये सोच ही रही होती है तो लिली कहने लगती है कि इतनी महंगी वॉच कौन ही तुम्हें दे सकता है, ये फेक ही वॉच होगी, इसलिए मैं रख लेती हूँ, मुझे ऐसी वॉचेस बहुत पसंद है। ये कहकर उससे वो वॉच ले जाती और शिजू उससे कुछ कह भी नहीं पाती। जाते हुए लिली कहने लगती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका फायदा मैं तो उठाऊं। ये कहते हुए हाथ में वॉच को पहन लेती है। अब इसकी डिलीवरी कंपनी में होती है। अब कंपनी के भाई वो जैसे इतनी लग्जरी कार देखती है तो उसे देखकर इसे यही होता है कि मुझे इसके साथ पिक्स बनानी चाहिए। यही सोचकर वॉच दिखाते हुए अपनी पिक्स बनाने लगती है, और सेक्रेटरी भी अंदर से ये चीज देख लेता। वो पहले से ही वॉच वाली लड़की और डिलीवरी गर्ल को ढूंढ रहा था और ये दोनों चीजें उसको इस लड़की में नजर आती है, और साथ में बॉस की वॉच भी तो होती है, इसलिए सेक्रेटरी इसके पास भागा हुआ आता है। तो डर जाती है, कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया आपकी कार को। तो वो उसे कहने लगता है कि नहीं, आपको मेरे बॉस बुला रहे हैं। ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से उसे लेकर जाता और बहुत सी चीजें देता है। वो तो इतनी ज्यादा चीजों को देखकर, इतनी अमीरी को देखकर जितनी खुश होती उतनी कम थी। उसको इस तरह का लालच करते देखकर सेक्रेटरी को कुछ तो ठीक नहीं लगता। पर इतना टाइम में बॉस की कॉल आ जाती है तो वो सोचता है कि मुझे बॉस को ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहिए, और बॉस के पूछने पर बता देता है कि मुझे वो लड़की मिल चुकी है और मैंने उसको वो सब चीजें दे दी है जो आपने बोला था। शी चिंग कहता है कि उसको जिस चीज की भी जरूरत होगी तुमने उसको हर चीज प्रोवाइड करनी है। अब जैसे कॉल कट करने के बाद वो अपनी कार से जहाँ से गुजर रहा होता है वहीं से साइड से शिजू भी हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा होता है। अब ऐसे 2 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वापिस से शिजू अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए आती है। तो लिली उसको अंदर जाते हुए देख लेती है और देखकर कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल ठीक थी, पर ये हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आई है। अब 2 मंथ के बाद वाली रिपोर्ट से उसे पता लगता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता और ना कुछ सुनने पर यकीन आ रहा था कि वो एक ही रात में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि क्या आप अबॉर्शन करवाना चाहती है, तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे इनका बाप अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैं इस बच्चे को दुनिया में लेकर आऊंगी, इसके साथ मैं ज्यादती नहीं कर सकती, जितना हो सकेगा मैं इसको अच्छे से पालूंगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लिली उसी डॉक्टर के पास आती और डॉक्टर को आकर धमकियां देने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं शी चैंग, जो इस कंट्री का सबसे अमीर पर्सन है, उसके साथ मेरी शादी होने वाली और मैं मिसेस शी चैंग बन जाऊंगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना होगा। अब डॉक्टर भी उसके सामने क्या कर सकता था। पहले तो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कभी नहीं कर सकता, बट फिर भी उसके सामने उसे हार माननी पड़ जाती है। अब इसी तरह 9 मंथ गुजर जाते हैं। 9 मंथ के बाद शिजू की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, बट फिर भी वो क्यूट से बच्चों को दुनिया में लेकर आती है, जो एक बच्चा नहीं होता बल्कि 5 बच्चे होते हैं। ये बात तो उसे भी नहीं पता थी कि वो 5 बच्चों को पैदा करने वाली है। अब 5 बच्चे तो इसके हो चुके थे और ये अपने 5 बच्चों को बैठकर खुश होकर देख रही होती है और कहती है कि बेबी, मैं आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा। अब जैसे ही ये सोच आती थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए, वैसे ही डॉक्टर आता है जिसने इसको ऑपरेट किया था। वो उसके सब बच्चों में से उसका एक बच्चा उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता और जाकर लिली को देता है। लिली जो ऑलरेडी वेट में बैठी होती है और बच्चे को लेकर बाहर आती है, उसकी मॉम भी उसका बाहर ही खड़े होकर वेट कर रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने एक पर्सन से ऑलरेडी इस बच्चे को सेल करने की डील की होती है। अब लिली की मॉम उस बच्चे को सेल तो करी होती है और उस पर्सन से पैसे भी उसी टाइम पर मांगने लगती है कि पहले पैसे दो फिर बच्चा लेकर जाओ। वो भी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि एक हाथ से देना और लेना होगा, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये कहकर पैसे दे देता है। लिली की मॉम तो इतने ज्यादा पैसे देकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। शिजू जैसे ही उठती है तो अपने एक बच्चे को मिसिंग देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती और ढूंढने के लिए बाहर तक आने लगती है। जैसे उसके बाहर आने की आवाज आती है तो सब
सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिली और उसकी मॉम तो पहले ही वहाँ से भाग जाती है, बट वो जो पर्सन होता है जिसके पास बच्चा होता है वो वहाँ से नहीं जाता। शीजो भी उस पर्सन को देख लेती है और अपने बच्चे को भी उसके हाथ में देख लेती है। अब इससे चला तो नहीं जा रहा होता, पर फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उसकी तरफ जा रही होती है और कह रही होती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, और उससे खींच भी रही होती है, बट वो पर्सन इसको बच्चा नहीं दे रहा होता बल्कि इसको गिरा देता है। अब बारिश भी हो रही होती है जिसकी वजह से ये भी भीग चुकी होती है और उसका बच्चा भी भीग जाता और वो आदमी उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता और ये अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल बाद दिखा जाता है कि ये रिपोर्टर बन चुकी थी। अब ये किसी के आने का जब वेट कर रही होती है तो इसको मैनेजर की कॉल आती है। मैनेजर पूछे लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताती है कि मैंने सुना है जो रिच फैमिली शी है उनका एक वारिस आज आने वाला, वो भी 5 सालों के बाद। उसने 5 साल पहले कहा था कि वो डिलीवरी गर्ल से शादी करेगा और मुझे लगता है कि वो 5 सालों के बाद उसी डिलीवरी गर्ल से शादी करने के लिए आ रहा है, तो मैं उसी का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई हूँ। पर मैनेजर कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी और वापिस आना होगा। ये कहकर मैनेजर ली कॉल कट कर देता है। और वैसे ही शीजू के 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो यहीं पर कॉस्ट्यूम पहनकर आए होते हैं और दोनों आपस में लगे होते हैं कि क्या मॉम हमें देख लेंगी, क्या मॉम यहीं पर काम करने के लिए आई हुई है, नहीं हमें मॉम से बचकर रहना चाहिए। पर शीजू ने उन्हें देख लिया था और पहचानने की कोशिश कर रही होती है कि ये दोनों बच्चे कौन है, और जैसे वो दोनों मॉम को देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे शीजू को पता लग जाता है कि ये दोनों इसके ही बच्चे हैं। इसलिए वो भी इन दोनों के पीछे भागने लगते हैं कि तुम दोनों बहुत तेज हो, मुझसे नहीं बचोगे। अब शीचेंग दिखाया जाता है जो आ तो जाता है, बट आते साथ ही लिली का पूछता है कि लिली ठीक तो है और वो आई क्यों नहीं है। अब सेक्रेटरी को पता होता है कि वो बहुत सी चीजें वगैरह लेकर आ रही है और बहुत से पैसे लगा रही है, बट वो ये बात शीचेंग को नहीं बताता बल्कि कहता है कि वो थोड़ी थक चुकी थी इसलिए रेस्ट कर रही होंगी, मैं उन्हें अभी कॉल कर देता हूँ। तो फौरन से शीचेंग उसे मना कर देता है कि नहीं, अगर वो रेस्ट कर रही है तो उसे रेस्ट करने तो कोई बात नहीं, जबकि वो तो बैठकर नशे कर रही होती है। शीचेंग दिखाया जाता है जो जैसे ही बाहर आता है तो रिपोर्टर्स वगैरह उसको घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, बट सेक्रेटरी कह रहा होता है कि मिस्टर शी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते। बट इतने टाइम में शीजो अपने बच्चों को पकड़ते हुए पीछे से आकर शीचेंग से टकरा जाती, जिसकी वजह से शीचेंग उसे पकड़ लेता है। अब वो शीचेंग को देखकर उससे पीछे हट जाते और शीचेंग भी जान चुका था कि ये रिपोर्टर है, तो कहने लगता है कि तुम मेरी बाहों में आ गई और इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिड्यूस कर पाओगी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें बाद में अकेले में कोई इंटरव्यू देने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर शीजो को तो बड़ा गुस्सा आता और कहने लगती है कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है और जैसी लड़की तुमने मुझे समझ लिया ना वैसी लड़की मैं बिल्कुल भी नहीं हुई है। कहते हुए वहाँ से जाने लगते और उसके पाँव के ऊपर पाँव भी देकर जाती है, जिससे शीचेंग को काफी दर्द तो होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। बस शीजो अपने दोनों बच्चों को जाकर डांटने लगती है कि तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो छोटी वाली बेटी कहने लगती है कि मैंने भाई से बोला था कि मैं आपको मिस कर रही हूँ इसलिए आपसे मिलना चाहती थी, यहाँ तक इसलिए आ गई। शीजो भी अपने बच्चों की बात पर यकीन कर लेती है, बट उसकी बेटी को ऐसा लग रहा होता है कि जो लड़के से मॉम टकराई थी वो बिल्कुल उसके डैड जैसे थे, मतलब उसके भाई जैसे लग रहे थे। डैडी का फेस और भाई का फेस आपस में काफी मिल रहा था, इसलिए वो कार के पीछे भागने लगती है और इसी में गिर जाती है डैडी कहते हुए। अब ये जल्दी से अपनी बेटी को गिरे देकर उसकी तरफ भागती है और शीचेंग ने भी डैडी वाली आवाज सुन ली थी, इसलिए फौरन से अपनी कार को रुकवाकर बाहर निकलते इससे पहले वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। बाहर आने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, पर इतने टाइम में वहाँ पर लिली आ जाती है जो आते साथ ही इसे कहने लगती है कि आप आए और आपने मुझे कॉल की। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने सुना था कि तुम रेस्ट कर रही हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें रेस्ट करने दूं। तो वह कहती है कि आप 5 सालों के बाद आ रहे हैं तो मैं कैसे रेस्ट कर सकती थी, इसलिए मैं भागती भागती आपके पास आ गई। अभी लिली ये बात कर ही रही होती है टाइम में शीचेंग का कॉल आती है, जिस कॉल से ये पता लगता है कि हॉस्पिटल में उसके नाम का डीएनए है, मतलब उसके कोई बच्चे भी हुए हैं। अब ये सुनकर ये हो जाता है कि फिर मेरे बच्चों को ढूंढो, कौन है मेरे बच्चे। लिली भी उसकी ये बात सुन लेती है कि ये किसको ढूंढने की बातें कर रहा है, जबकि इधर शीजो दिखाई जाती है जो अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आई हुई थी और डॉक्टर से पूछे लगती है क्या बताएंगे कि मेरी बेटी कैसी है। तो डॉक्टर उसके दूसरे बेटे की तरफ देखने लग जाती है, तो वो समझ जाती है कि मुझे दोनों बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए, इसलिए वो दोनों को ही बाहर जाने को बोलती है। जैसे ही वो दोनों बाहर चले जाते हैं तो ये वापिस से डॉक्टर से पूछते हैं कि बताएं मेरी बेटी को क्या इशू है। तो वो बताता है कि आपकी बेटी को बॉल मैरो की जरूरत है और उसको जल्दी से जल्दी बॉल मैरो चाहिए, वरना वो बीमार होती रहेगी और इसी तरह उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो बताती है कि मेरा एक बच्चा पहले बचपन में ही गुम गया था। तो डॉक्टर कहता है कि बाकी आपके और भी तो बच्चे हैं ना, तो किसी का भी बॉल मैरो आप यूज कर सकते हो। तो उसे पता था कि जान जाने का खतरा है, इसलिए वो कहने लगती है कि एक बच्चे को बचाने के लिए मैं दूसरे की जान कैसे खतरे में डाल सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, फिर आपको 1 मिलियन युआन कहीं से लाने होंगे, फिर ही आपकी बेटी का ऑपरेट हो सकता और सब कुछ हो जाएगा, किसी की जान को कुछ नहीं होगा। अब 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ये सुनकर ही उसे हो रहा होता है कि मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। अब काफी परेशान भी होती है, घर पर आती है तो इसके चारों बच्चे बेड पर बैठकर मॉम के आने का वेट कर रहे होते हैं और मॉम इनके सामने आकर बैठ गई थी। पूछे लगते हैं कि तुम दोनों बाहर क्यों थे और क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर उसकी छोटी बेटी बता देती है कि हम भाई पैसे कमाने के लिए गए थे। जो ऑनर था उसने बोला था कि आप लोग अगर ये कॉस्ट्यूम पहनते और पहनी रखते हो तो आपको मैं 50 युआन दूंगा, और देखो मॉम हम आपके लिए 50 युआन लेकर आए। दूसरा भाई क्या लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मॉम को ये बात मत बताना, मॉम हमें ये काम नहीं करने देंगी, बट मॉम हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये अपने बच्चों के हाथ से पैसे तो पकड़ लेती है, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसके बच्चे इस तरह हार्ड वर्क करें, अपनी मॉम को हार्ड वर्क
वर्क करते देखकर वो अपने चारों बच्चों से कहती है कि आप लोगों को इस तरह का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मॉम है ना, मॉम सब कुछ मैनेज कर लेंगी। इतने टाइम में शीजो की मॉम बाहर से आ जाती है, जो आते साथ ही उसे डांटने लग जाती है। तो शीजो भी अपनी मॉम के डांटने की वजह से उनके पास बाहर आ जाती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारे 4 बच्चों को कैसे पालूं। तो कहती है कि मेरी जो भी सैलरी वगैरह मिलती है मैं सब तो मॉम आपको दे देती हूँ, तो आप इस तरह की बात क्यों कर रही है। तो कहती है कि तुम्हारी सैलरी कितनी ज्यादा है और ऊपर से तुमने ये 4 बच्चे अजाब दे दिए हुए हैं, शुक्र है एक बच्चा गुम गया था, वरना उस अजाब को भी तुमने मेरे सर पर लाकर बिठाना था। एक तुम हो जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो और एक तुम्हारे नाम के जैसी नाम वाली तुम्हारी फ्रेंड शिबाई है जो अपनी माम को बाहर की कंट्री भी घुमाने के लिए लेकर जा रही है। हमें ना क्या करना चाहिए, जाकर लिली से मिलना चाहिए, मतलब शिबाई से मिलना चाहिए। बट इनकी दोस्ती तो उस टाइम पर ही एंड हो चुकी थी जब शिबाई अमीर हो गई थी और अपनी गरीब दोस्त को भूल गई थी। आखिर उसी की जगह पर तो वो उसकी रिप्लेसमेंट पर आई हुई थी, तो वो कैसे ना शीजो को भूलती। और इधर लिली दिखाई जाती है जो शीचंग के साथ आती है और शीचंग उसके लिए डोर भी ओपन करता है और वो शीचंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। बट वो तो उसको डोर ताकि छोड़ने के लिए आया था और कहने लगता है कि मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर शीजो भी आई हुई थी और वो जैसे ही शीचंग को देखती है तो कहने लगती है कि ये यहाँ पर। बट उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा लिली के पास जाने के लिए फोर्स कर रही होती, इसलिए वो अपनी मॉम के कहने पर लिली के घर की तरफ जा रही होती है। और इधर लिली दिखाई जाती है जो नेल पेंट लगवा रही होती है, बट लगाने वाली पर चिल्लाने लगती है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा रही, पुअर लोग और छोटी सोच। इस तरह की बातें वो गरीबों को कर रही होती है। और जैसे उसकी मॉम आती है तो वो जल्दी से अपनी मॉम के पास बैठकर शीचंग वाली वो बात बताने लगती है कि शीचंग किसी को ढूंढ रहा है, तो आपको याद है कि हमने वो बच्चा कहाँ पर सेल किया था, किसको किया था। अब उसकी मॉम याद करने लगती है, उसको फेस भी याद आ जाता है। कहने लगती है कि इतने साल पहले की बात है पर मैं भूल नहीं पाई हूँ और जल्दी ही मैं उसका पता भी लगवा लूंगी। बट मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस बच्चे की याद कहाँ से आ गई। तो कहने लगती है कि मैं किसी न किसी तरह अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की आ जाए मेरी जगह लेने के लिए। पर उसकी मॉम को ये फिक्र भी सताई जा रही थी कि अगर शीजू को पता लग गया कि उसके एक बच्चे को हमने ही उठाया था तो क्या होगा। तो वह कहती है कि नहीं पता लगेगा मॉम उसको। तो मॉम उसको स्लो बोलने को कह रही होती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, आहिस्ता बोलो। वैसे डोर नॉक होता है तो ये जल्दी से डोर ओपन करने के लिए जाती है और शीजू को देखकर घबरा जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। बट इतने टाइम में पीछे से शीजू की मॉम आकर कहने लगती है कि हम यहाँ पर लिली से मिलने के लिए आए हैं, सुना था कि लिली यहाँ अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हुई है, तो सोचा लिली से मिलने के लिए आ जाए। अब शीजू की मॉम को देखकर उन्हें हो जाता है कि शीजू को किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं लगा जिस तरह वो हंसकर बोल रही थी, इसलिए दोनों को ही अंदर आने को बोलती है। शीजू तो वहाँ पर कुछ बोल नहीं रही होती है, बट शीजू की मॉम शिबाई से लगी होती है और उसके घर को देखकर कहने लगती है कि कितना प्यारा घर है। अब शिबाई की मॉम भी कहती है कि हाँ मेरे सनीला ने ये घर लेकर दिया और सनीला बहुत ही ज्यादा अमीर है। इस तरह की बातें करके उन्हें जलाने की कोशिश कर रही होती है। बट शीजू कहती है कि मुझे पार्ट टाइम का काम करना है तो मैं चाहती हूँ। बट उसकी मॉम उसे जाने नहीं दे रही होती, बल्कि लिली की तरफ भेजी होती है कि तुम्हें उसे हाय हेलो करनी चाहिए। और लिली भी उसे देखते हुए उसे बुला नहीं रही होती। लिली की मॉम उसे समझाती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें शीजू से ही बात करनी होगी। ये सुनते साथ ही लिली शीजू के साथ बहुत ही अच्छी हो जाती है और उसे कहने लगती है कि पहले भी तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और तुमने बहुत ही अच्छे से अपने फिगर को मेंटेन किया हुआ था। अभी तुमने अपने फिगर को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ इतने बच्चों को पैदा करने के बाद भी। आखिर कैसे, तुम्हारे 5 बच्चे हैं ना, एक तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहा बल्कि अब तो 4 है। तो मैं चाहती थी कि तुम उनमें से भी एक बच्चा मुझे दे दो जिससे तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा। ये सुनते साथ इसे तो बड़ा गुस्सा आ जाता और कहने लगती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ, मेरे बच्चे मेरी जान है और मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगी और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। पर शीजू की मॉम उसे चुप करवाने लगती है कि तुम्हें लिली से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पहले बात को छोड़ती बट अब लिली बहुत ऊंची हो चुकी है तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे इतने बच्चे हैं तो एक बच्चा दे भी दोगी तो क्या हो जाएगा। पर वो साफ कह देती है कि मुझे अपने बच्चे को किसी को नहीं देना। वहाँ से जाने लगती है पर अपनी मॉम के कहने से भी नहीं रुकती। जैसे ही वहाँ से बाहर निकल जाती है तो शीजू की मॉम सभी से सॉरी करने के बाद वो भी बाहर आ जाती और बाहर आकर शीजू को डांटने लग जाती है कि तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। तो शीजू कहती है कि मॉम बच्चे का मामला है और मैं अपना बच्चा कैसे किसी को उठा कर दे सकती हूँ, वो मेरी जान है और मेरे सबसे ज्यादा करीब है। मॉम मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या आप चाहोगी कि आप अपनी बेटी को किसी को भी दे दो। और फिर अपनी मॉम को ये भी बात बता देती है कि मुझे 1 मिलियन की जरूरत है, आपके पास जो भी पैसे पड़े क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो उसकी मॉम तो जल्दी से पीछे हट जाती है, कहने लगती है कि कभी भी नहीं दूंगी। अब ये तो हो जाती है कि मॉम मैंने आपको सारी सैलरी के पैसे आपको देती रही और अब आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। पर उसकी मॉम तो उसके मुंह पर उसे साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। अब ये अपनी मॉम के जाने के बाद सोचने लगती है कि मेरी मॉम और मुझे पता था कि मेरा एक बच्चा किडनैप हुआ है, पर इस बारे में लिली को कैसे पता लगा। ये सोचकर जैसे ही वापस से लिली की तरफ जाने लगते हैं तो इसे कॉल आ जाती है। कॉल एक भाई की तरफ से होती है जिस पर उसे कहा जा रहा होता है कि तुम यहाँ पर सिंगिंग करने के लिए आ सकती हो और तुम्हें 300 युआन दिए जाएंगे। अब ये पहले तो ना करना चाह रही होती है तो वो कहता है कि ठीक है तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी जगह पर किसी और को रख लिया जाएगा। तो वो फौरन से कहती है कि नहीं बॉस मैं आऊंगी। अब वो भी बार में पहुंच जाती है और बार में आने के बाद जैसे ही बॉस के पास आते तो इसका बॉस इसे पैसे दिखाते हुए टेबल पर रखता और कहता है कि तुम्हें मेरे बड़े भाई को खुश करना होगा तभी तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। और ये कहते हुए शीजू को अपने भाई की तरफ धक्का दे देता है। अब उसका भाई भी दोनों लड़कियों को इग्नोर करके इससे बात करने लगता है, कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ये ड्रिंक करनी होगी। वो साफ मना कर देती है कि मैं आपके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी और वैसे भी मैं यहाँ पर सिंगिंग करने के लिए आई थी ना कि कोई ऐसा काम करने के लिए। बट उसे फोर्स किया जा रहा होता है, वहाँ से जाने भी नहीं दिया
दिया जा रहा होता है, जबकि वो वहाँ से जाना चाह रही होती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम एक गिलास पीती हो तो तुम्हें 10,000 युआन दिए जाएंगे। अब ये सुनकर भी नहीं उठती तो उससे जबरदस्ती की जा रही होती और उसे जैसे ही बॉस का बड़ा भाई पिलाने लगता है तो पीछे से आकर उसे कोई मारता है, क्योंकि शीजो काफी चिल्ला रही थी और उसे वहाँ पर बचाने वाला वो पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि शीचेंग होता है। अब ये शीचेंग को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ, और ये भी शीजो को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ तक मेरे पीछे पहुँच के इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो कहती है कि एक्सक्यूज भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर से दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है, वही वापस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब इसे यही होता है कि ये मुझे अगर गलत समझ ही रहा है तो मुझे गलत बनकर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसे डॉक्टर की बात भी याद आ जाती है कि तुम्हें 1 मिलियन युआन लेकर आने होंगे। इसे सोच लेती है कि वो ड्रिंक करेगी और इसके सामने करेगी और ड्रिंक के ग्लास पर 10,000 युआन लेगी और वापिस से पूछती है कि तुमने बोला था कि एक ग्लास पर मुझे 10,000 युआन मिलेंगे। तो वह कहता है कि हाँ मैंने यही बोला था। तो ये सुनते साथ ही वो ड्रिंक करना स्टार्ट हो जाती है, एक के बाद एक ग्लास पिए जा रही होती है और उसके सामने 10,000 रखे जा रहे होते हैं। अब ये देख कर तो शीचेंग उसे मना करने लगता है कि बस कर दो, इतनी ड्रिंक मत करो। तो वह कहती है कि नहीं, अभी ग्लास एंड नहीं हुए तो मुझे ड्रिंक करने दो। ये कहकर वो सारी ड्रिंक्स पी जाती और सब पैसे इकट्ठे करके उसे दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ये लालचीपन होता है जो अब मैंने तुम्हें करके दिखाया, और उसे धक्का देकर साइड करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद सेक्रेटरी आकर बताता है कि वो लड़की ठीक कह रही थी, वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी पर उसे ये काम करने को कहा जा रहा होता है और उस चीज के लिए मना करी थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और आपने उसको गलत समझ लिया। अब उसकी ये बात सुनकर ये वहीं पर बैठ जाता और इसको शीजो से वही वाली वाइब जारी होती है जो उसने 5 से 6 साल पहले एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये लड़की वो तो नहीं है और सेक्रेटरी से भी बोल देता है कि इस लड़की का पता करवाओ। वैसे इसे लिली की कॉल आने लगती है और लिली जो उससे कह रही होती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम आज का दिन साथ में स्पेंड करते हैं ना, क्योंकि लिली ने सोच लिया था कि वो इसके साथ इंटीमेट होकर रहेगी। पर फिर से सेक्रेटरी आकर बताता है कि उस लड़की का नाम शीजो था, मैं अभी पता करके आया हूँ। ये बात कॉल पर लिली भी सुन रही होती है और वो ये बात जानने के बाद लिली से कहता है कि आज की मैं आ पाऊंगा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब ये भी शीजो के बारे में जानकर कहने लगती है कि अब मुझे इस लड़की का कुछ तो करना होगा, जब तक ये मेरे आसपास रहेगी मैं पकड़ी जा सकती हूँ। शीजो दिखाई जाती जो अपने काम के लिए आती है तो उसका कलीग उसे बताने लगता है कि जो मैंने मिस्टर शी के बारे में मैगजीन लिखी थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जा रही है। ये सुनते साथ ही वो भी जल्दी से पढ़ने लग जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसका काम इतना ऊपर जा रहा है। वैसे ही मैनेजर लिया जाता है। अब मैनेजर ली से वो कहने लगती है कि क्या मैं एंकर बन सकती, क्या मैं उनका पॉडकास्ट कर सकती हूँ। तो मैनेजर ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये काम करने दूंगा, वैसे भी वो काम तुम्हारा नहीं है। तो कहती है क्या मतलब, वहाँ पर मेरा नेम है और मैंने रात को वो आपको मेल की थी कि आप आगे अपलोड कर दीजिएगा, कहीं आपने मेरा नेम चेंज तो नहीं कर दिया। ये कहकर जल्दी से देखने लग जाते हो, सच में मैनेजर ली का वहाँ पर नेम होता है। ये तो उसे मैनेजर ली से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रही थी, इसलिए चिल्लाने लग जाती है कि आप मेरे काम को कैसे ले सकते हो, इस पर मैंने मेहनत की थी। बट मैनेजर ली तो किसी के सामने मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये उसका काम था। वो तो उस काम से उसको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देता और वो बेचारी आगे से कुछ भी नहीं कर पा रही होती। तो वो कहती है कि ठीक है, आप मेरे काम को अपना नाम देकर यूज कर सकते हैं, बट एंकर मैं ही बनना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम बच्चों की माँ हो, तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा बल्कि प्यारी सी कोई लड़की बनाऊंगा। तो वो पूछती है कि फिर वो प्यारी सी लड़की कौन है। इतने टाइम में पीछे से शिव भाई मतलब लिली आ जाती है जो आकर कहने लगते है कि एंकर मैं बनूंगी। मैनेजर ली उसे देखते साथ ही आकर सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये हमारी न्यू एंकर है। अब लिली तो आकर उसे टॉन्ट वगैरह मारने लग जाती है, यहाँ तक कि उसे ये भी टॉन्ट मारे जा रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम काम तो करियो बट हर जगह तुमने अपने मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट लिखी होती है, क्योंकि लिली को भी ये बात पता थी कि वो यहाँ पर काम इसी वजह से कर रही है ताकि उसे अपना गुम हुआ बच्चा मिल जाए। यहाँ तक कि गुस्से में उसकी फैमिली फोटो को भी गिरा देती है जिसमें उसके सभी बच्चे होते हैं। अब जैसे वो उस फोटो को उठाने लगती है तो वो उसके ऊपर अपना पाँव करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ये काम मिले तो तुम्हें मेरे शूज को चाटना होगा जो आते हुए गंदे हो गए हैं, वरना तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया जाता है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चूज करना होगा। अब ये जाना तो नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो उसके शूज को लीक करने का सोचती है कि चाट लेते हो कुछ नहीं होगा। और जैसे उसके शूज की तरफ जारी होती है वैसे पीछे से एक आवाज आती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ये दोनों ही उस आवाज पर जल्दी से उसी तरफ मुड़कर देखते हैं और वो कोई और नहीं होता बल्कि शीचेंग होता है। और ये शीचेंग को देखकर फौरन से उसके पास भागी भागी जाती है और बताते हैं कि ये लड़की मुझे यहाँ पर तंग कर रही थी और मैं इस जगह को डिसिप्लिन में लाना चाहती हूँ, आखिर यहाँ पर अब मैं काम जो करने लगी हूँ। तो वो पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो वो इशारा करके शीजो की तरफ बताती है कि ये लड़की है और देखो इसने मैनेजर ली का काम भी चुरा लिया और कहती है कि मैनेजर ली ने इसका काम चुराया है। ये सुनते शीजो को गुस्सा आता और कहने लगती है कि बात तो ठीक से करो, तुम इस बात को कंफ्यूजन में क्यों डाले हो, वो काम मेरा था बल्कि मैनेजर ली ने मेरा काम को चुराया है। अब शीचेंग जैसे शीजो को देखता है तो फौरन से पहचान जाता और कहता है कि तुम। तो लिली उसे पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, थोड़ी सी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए बस मैं इसे जानता हूँ। ये कहते हुए उसके पास जाता और कहता है कि मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था, मैंने वहाँ पर तुम्हें गलत समझ लिया था। अब सभी के सामने फिर से लिली का प्यार स्टार्ट हो जाता। कहने लगती है कि आप इस कंपनी को ले ही लो ना ताकि कोई भी मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए और ये कंपनी लेकर मुझे दे दो। अब उसकी बात से वो सब लोगों से कहने लगता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि ये मिसिस शीचेंग है, किसी को भी इसके सामने बोलने का इख्तियार नहीं है। लिली तो उसकी बातों से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है बट शीजू को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो लिली के साथ वहाँ से जाने लगता। अब लिली
जैसे लिफ्ट के पास पहुंचती है उससे पूछने लगती है कि तुम मुझसे कब शादी करोगे। लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं 5 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, बट तुमने मुझसे अभी तक शादी नहीं की। अब वो उसकी बात से थोड़ा घबरा रहा होता है, फिर अपने आप से कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें इतनी बुरी कंडीशन से बाहर निकाला था, तो तुम इसका आंस देते हुए इतना घबरा क्यों रहे हो। अब इस बात का वो उसे कोई आंस तो नहीं देता, बट जैसे लिफ्ट के अंदर जाने लगता है तो 2 बच्चे लिफ्ट से बाहर आते हैं जो दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं कि मॉम अभी क्या काम पर होंगी। अब उनकी आवाज सुनकर शीचेंग को वही बच्चे याद आते हैं जो भागते हुए उसकी कार के पीछे आ रहे थे और डैडी डैडी कह रहे थे। अब इनकी आवाज से सेम टू सेम वही लग रही होती, इसीलिए लिफ्ट को बंद नहीं होने देता बल्कि हाथ करके रोक लेता है। और जैसे लिफ्ट से बाहर आता है लिली भी उसके पीछे बाहर आती है कि इतनी जल्दी में ये कहाँ बाहर आया है, बट जैसे लिफ्ट से बाहर आता है तो उसे वो दोनों बच्चे नजर भी नहीं आते। वो तो उन्हें ढूंढने के लिए भागने लगता है और लिली को तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब लिली फिर से शीशो के बारे में सोचने लगती है कि इसका तो कुछ करना होगा। इसी वजह से वहीं ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर मैनेजर लियो से बातें सुना रहा होता है और ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो वह कहती है कि आप मुझे फायर कैसे कर सकते हैं, एक तो मेरा काम चुराते और ऊपर से मुझे ही यहाँ से निकल जाने की धमकियाँ देते हैं। ये तो बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। लिली भी आकर उसी को ही बातें सुना रही होती है। अब लिली की बातों से वो लिली से कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तो लिली कहती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे तुम्हारा एक बच्चा मांगा था, तो हम उस डील से इस डील को भी डन कर सकते हैं। तो वह कहती है कि नहीं, बच्चा तो मैं अपना बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये कहते हुए लिली को धक्का देती है। अब जैसे वो लिली को धक्का देती है वैसे ही शीचेंग पीछे से आ जाता है जो आकर लिली को पकड़ लेता है। अब लिली तो सबके सामने उसकी फियांसे थी, इसी वजह से वो लिली का साथ देते हुए शीजो को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम लिली को इस तरह धक्का दो और उसके साथ इस तरह का बिहेव करो। और उसे कहा जा रहा होता है कि तुम्हें लिली से माफी मांगनी होगी। वो तो लिली से माफी नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए सबके सामने अपना कार्ड उतारते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करी, मैंने यहाँ से रिजाइन दे दिया है। नीचे फेंक कर वहाँ से गुस्से से जाने लगती है और जैसे वो शीचेंग के पास से गुजरती है तो फिर से शीचेंग को वही 1 नाइट स्टैंड याद आने लगता है और फिर से उसे यही लग रहा होता है कि ये लड़की वही है। अब इस बारे में सोच ही रहा होता है शीजो भी वापस से मुड़कर लिली के पास आती है और लिली के सामने अपना हाथ करती है। लिली कहती है कि अब क्या है, तो वह कहती है कि वही वॉच मुझे वापस कर दो जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा महंगी लगी थी और दिखने में अच्छी लगी थी। अब तो मैंने यहाँ से रिजाइन कर दिया है, तो मेरी वॉच भी मुझे वापस करो। अब वॉच का सुनकर लिली हो जाती है कि वो वॉच, और वॉच का सुनकर शीचेंग भी हो जाता है कि ये कौन सी वाली वॉच की बात कर रही है और लिली से पूछता है कि कौन सी वॉच की बात करी, तो लिली कहती है कि कुछ नहीं। तो वह कहती है कि मैं अपनी वॉच वापस लेकर ही जाऊंगी, मेरी वॉच निकालो। पर वो चाह रही होती है कि बस ये किसी तरह यहाँ से निकल जाए, इसलिए उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम ये किस तरह की बातें करी हो, मेरे पास तुम्हारी कोई भी वॉच नहीं है। वैसे उसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते जो अपनी मॉम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमारी मॉम को बोली मत करो। अब उनकी मॉम के साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी वहाँ से बाहर निकाला जा रहा होता है और बच्चे भी डैड डैड चिल्लाने लगते हैं कि डैड क्या आप हमें बचाओगे नहीं। अब सेक्रेटरी भी देखकर सोच रहा होता है कि बच्चा मिस्टर शीचेंग जैसा कितना लग रहा है और शीचेंग भी इसी बच्चे के बारे में सोच रहा होता है और सबको रुकने का बोलकर अपने कोट में से एक वॉच निकालते हुए शीजो के सामने करके उसे पूछता है कि क्या तुम इसी वॉच को ढूंढ रही हो। अब शीजो भी उस वॉच को शौक होकर देखने लगती है। अब वही वाली वॉच पकड़ के असिस्टेंट पूछने लगता है कि क्या आप इसी वॉच को ढूंढ रही हैं। अब वो काफी हैरान होकर उस वॉच को देख रही होती है, बट वॉच को देखते हुए कहने लगती है कि नहीं ये वॉच नहीं है, क्योंकि उसे यही होता है कि पहले भी उसने लिली से उस वॉच का नेम कुछ और सुना था और अब उस वॉच का ब्रांड रोलेक्स बताया जा रहा होता है, जो सुनकर उसे यही होता है कि ये वॉच नहीं है। और लिली भी समझ आती है कि पहले मैंने भी इस वॉच को उस दूसरे ब्रांड के साथ मिला दिया था, क्योंकि दोनों ब्रांड आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं, तो अब इसे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये वो वॉच नहीं है और ये वो ब्रांड भी नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिली वापस से शीचेंग के पास आ जाती है और आकर उसे कहने लगती है कि इसने ये वॉच मुझे ला कर दी थी क्योंकि इसकी मेरी थोड़ी नाराजगी हो गई थी और इसने मनाने के लिए मुझे ये वॉच दी। मैंने नहीं सोचा था कि ये दी हुई चीज इस तरह वापस मांगने के लिए आ जाएगी, शर्म का मकाम होना चाहिए तुम्हारे लिए। अब उनकी ये बात सुनने के बाद शीजो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट शीचेंग को वो बच्चे अपने अपने लग रहे होते, इसलिए उन लोगों को रोककर उसकी छोटी बेटी के पास आ जाता और उसे आकर पूछने लगता है कि तुमने मुझे डैडी क्यों बोला था। अब वो बच्ची सोच में डल जाती है कि मैं इसे क्या बोलूं, तो कह देती है कि आप थोड़े मुझे ऐसे लग रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया आपको डैडी, और वैसे भी आप यहाँ के दोस्त थे तो मैंने सोचा कि डैडी कहना सही होगा, शायद आप मेरी मॉम को बुली होने से बचा ले। ये बात सुनने के बाद तो शीचेंग का दिल टूट सा गया था और लिली भी कहने लगती है कि तुमने अपने बच्चों की ठीक से तरबियत नहीं की, इसी वजह से वो हर रैंडम इंसान को अपना डैड कह रहे हैं और उन बेचारों बच्चों को तो पता भी नहीं है कि उनका डैड है कौन। फिर से शीजो यही कहने लगती है कि तुमने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट को अपना बना लिया। अब उसकी बात सुनकर फिर से शीचेंग आ जाता और आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है, तो वह कहती है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है, तभी तो ये बात कर रही हूँ। इस बारे में मैंने पहले से ही मैनेजर से बात की थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये अपने साथ मैनेजर को भी मिला लेगी और इस तरह मुझे बुली करेगी। मैंने मैनेजर से कॉल पर बात की थी, कॉल रिकॉर्ड आप जाकर कॉल सेंटर से देख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप मुझ जैसी लड़की को इंसाफ देंगे, आपको तो अपनी फियांसे पर यकीन होगा ना। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर वो प्रोजेक्ट सच में तुम्हारा था तो तुम्हें मैं यहाँ से फायर नहीं करता, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। लिली उसे रोकना चाह रही होती है, बट वो लिली की एक भी नहीं सुनता। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो सोच में डल जाती है कि मुझे यहाँ पर काम करना होगा, वरना मैं अपनी बेटी की डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करवाऊंगी, इसलिए बोल देती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद शीचेंग लिली से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें बातें करे, इसी
वजह से मैंने उस लड़की को यहाँ पर वापस से काम पर रख लिया और उसे फायर नहीं किया। तो लिली भी कहती है कि मुझे पता है क्या मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और फिर से उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। अब शीजो जो अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है तो उसके दोनों बच्चे मॉम से पूछे लगते हैं कि क्या आप हमसे नाराज तो नहीं, या हमने आकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। अब इस बात के बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पर आ जाती है और बाकी के दो बच्चों के लिए भी साथ में खाना बनाने लग जाती आते साथ ही। और चारों बच्चे जो साथ में बैठे होते हैं उनका बड़ा भाई उन्हें डांटने लग जाता है कि तुम फिर से सिबाओ को लेकर चले गए थे मॉम से मिलवाने के लिए। तो वो अपने भाई से कहने लगती है कि आप इस तरह भाई को मत डांटे, मैंने जिद की थी। तो उसका वही वाला भाई उसे पूछे लगता है कि तुमने उस पर्सन को डैडी क्यों बोला था। तो वह कहती है कि वो मुझ जैसे लग रहे थे, देखो ना वो मुझ जैसे लगते हैं ना। तो वो भी देखकर कहने लगता है कि हाँ वो तुम जैसे लगते हैं, पर फिर कहने लगती है कि मुझे उन पर बहुत गुस्सा है, अगर वो मेरे जैसे लगते हैं या मेरे डैडी हैं भी है तो मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम को बुली किया। उस बैड वुमन की बातों में आकर मेरी मॉम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा उन्होंने कह दिया था। अब उसे भी गुस्सा आ जाता और बड़े वाला भाई भी ये सब बातें सुनने के बाद सोच लेता है कि आज तो जानकर रहूंगा कि मॉम के साथ क्या हुआ था। वो कैमरास वगैरह को हैक करने के बाद कैमरे से देखने लगता है कि मैनेजर ने मॉम के साथ कितनी बदतमीजी की, इसलिए वो सोच लेता है कि वो मॉम का बदला लेकर रहेगा, ये शीचेंग को तो नहीं छोड़ेगा। अब शीजो जो खाना बना लेती है बच्चों को बुला रही होती है कि खाने के लिए आ जाओ, वैसे डोर पर नॉक होता है तो वो डोर ओपन करती है और इसके घर पर कोई और नहीं आई थी बल्कि लिली आई होती है, जो साथ में बुके भी लेकर आई थी और इसे दिखाते हुए कहने लगती है कि उसने तुम्हें तो रख लिया बट मेरी रेपुटेशन को बचाने के लिए ऐसा किया, और देखो ऐसा सॉरी उसने मुझे ये बुके भी दिया, शायद ये वो बुके खुद ही बाय करके आई थी। और फिर शीजो से कहने लगती है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ और कंपनी से भी दूर हो जाओ, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे चारों बच्चों को भी मैं जीने नहीं दूंगी और ना यहाँ पर तुम जी पाओगी अगर तुम मेरे सामने ना करती रही या मेरे सामने डटकर खड़ी रही। ये कहते हुए उसके बनाए हुए एक खाने को जमीन पर गिरा देते, यहाँ तक कि प्लेट भी नीचे गिरा कर तोड़ देती है। अब चारों बच्चे भी छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते और कहने लगते हैं कि ये बैड वुमन यहाँ पर भी आ गई मॉम को बुली करने के लिए, अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। वो सभी पीछे से छुपके वहाँ से निकल जाते हैं बाहर के लिए और शीजो उसे भी अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है कि तुम निकलो मेरे घर से, मेरे घर पर आकर मुझ पर ही रोप जमा रही हो। अब जब वो बाहर उसे निकाल ही देती है तो लिली जब नीचे आ रही होती है तो उसके ऊपर से बच्चे पानी वगैरह गिरा देते हैं। तो वो कहने लगती है कि ये पानी मुझ पर किसने गिराया। तो वो कहते हैं कि तुम बैड वुमन हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब सुबह में शीजो जब काम के लिए जाने लगती है तो पहले अपने बच्चों के रूम में आती है, चारों को सोए देखकर उनके पास बैठ जाती है और सिबाओ को देखकर कहने लगती है कि मॉम तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी से करवा देगी। ये कहने के बाद जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर जाने पर उसे पता लगता है कि जहाँ पर वो बैठा करती थी उसकी हर जगह को बिखेर दिया गया है, हर चीज को नीचे फेंका गया। ये देखकर वो कहने लगती है कि ये किसने किया। पीछे से मैनेजर ले आकर कहने लगता है कि ये मैंने किया, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम वापस अपने ऑफिस वाली जगह पर बैठो, बल्कि अब तो तुम क्लीनिंग का काम करोगी। ये कहते हुए क्लीनिंग की चीजों से देने लगता है। तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मुझे फायर नहीं किया गया तो मैं क्लीनिंग का काम क्यों करूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें शीचेंग ने वैसे ही रख लिया है, पर यहाँ पर तुम्हारी औकात सिर्फ क्लीनिंग करने की है। अब वो उसे जबरदस्ती क्लीनिंग करने पर लगा देता है और साथ में ये भी कहता है कि तुमने टॉयलेट्स वगैरह भी साफ करने हैं। अब वो क्लीनिंग वाले सूट में आ चुकी थी। मैनेजर ली भी लिली को कॉल करके बताता है कि मैं उसको यहाँ पर जीने नहीं दूंगा, देखना उसे मुश्किल से मुश्किल कामों में भेजूंगा। और जब चीजों काम कर रही होती है तो उसके पाँव पर जानबूझकर एक चीज गिरा देता है, उसके पाँव में काफी दर्द हो रहा होता है और ये काम करने के बाद उसे सॉरी करता है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब इसके बस में क्या ही था, ये उसे कुछ भी नहीं कह पाती और कंपनी के सभी काम वगैरह कर रही होती है। अब इसी तरह वो शीचेंग के ऑफिस में पहुंच जाती। अब जब उसके ऑफिस की क्लीनिंग कर रही होती है तो जैसे उसे शीचेंग की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनते वो समझ आती है कि वो तो अभी इस टाइम पर अपने बॉस के ऑफिस में है, इसलिए जल्दी से छुप रही होती है। जब छुपकर उनकी बातें सुनती है तो उसे एक गवर्नर शुआनचेंग का पता लगता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है कि हम इतने टाइम से उसे इनवाइट कर रहे हैं बट वो हर बार हमारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, ना हमने उन्हें देखा हुआ है, समझ नहीं आती वो कैसे मिलेंगे। इस तरह की बात अपने सेक्रेटरी से कर रहा होता है। सेक्रेटरी से कहता है कि तुम्हें एक काम कहा था, एक हफ्ते बाद भी तुमसे ये काम ना हो पाया, नाम भी न जान पाए, और असिस्टेंट को डांट कर जैसे ही भेजता है तो अपनी टेबल की तरफ आते हुए उसने शीजो को देख लिया था। अब शीजो उसे देखकर चुप करके उसके सामने खड़ी तो हो जाती, तो वो शीजो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करियो। पर इतने टाइम में असिस्टेंट की आवाज की आवाज आ जाती है, जिसकी आवाज सुनते वो परेशान हो जाती और शीचेंग को चुप करके उसकी चेयर पर बिठा देते और खुद भी उसके सामने छुप जाती है। वो तो बेचारा देखता रह जाता है कि ये उसके साथ क्या हुआ। सेक्रेटरी आकर कहने लगता है कि मैंने आपके ऑफिस से कोई आवाज आते हुए सुनी थी, क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। ये कहकर वो अपनी सेक्रेटरी को वहाँ से निकाल देता। अब सेक्रेटरी के जाते ही वो उससे बाहर निकलने को बोलता, तो वह कहती है कि अपनी टांगे थोड़ी साइड पर करो, मेरा बाहर जाने का रास्ता बनाओ। तो कहने लगता है कि मैं तो ऐसे ही रखूंगा, तुमने जैसे भी निकलना निकलो यहाँ से। अब वो भी निकलने तो लगती है बट वापिस से पीछे टेबल लगने की वजह से वहीं पर गिरने लगती है, जो शीचेंग उसे पकड़ लेता है। अब जैसे शीचेंग ने उसे पकड़ा हुआ था, फिर से ये लड़की उसको बिल्कुल वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की जैसी लग रही होती है, बट शीजो तो उसके पास से जल्दी से उठ जाती है और उसके ऑफिस से जाने तो लगती है, पर रुक कर कहने लगती है कि मैंने आपकी गवर्नर वाली कोई बात सुनी है। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बातें सुनने की भी आदत है। और वो इस बात पर उससे कहने लगती है कि गवर्नर को मैं
इन्वाइट कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो वह कहता है कि कैसे। तो वह कहती है कि उसका पता मैं लगवाती हूँ कि वो कहाँ पर होगा और कैसे उनसे बात की जा सकती है। ये कहकर लैपटॉप पर सर्च वगैरह करने के लिए बैठ जाती है और फाइनली हर डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे पता लग जाता है कि गवर्नर कहाँ पर होंगे और उन तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। अब ये चीज देखकर वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो कहती है कि मैं 5 सालों से रिपोर्टर हूँ और छोटे मोटे कनेक्शंस तो मेरे भी हैं, इसी वजह से मैंने गवर्नर का पता लगवा लिया है। तो ये भी लैपटॉप बंद करके उसे कहता है कि फिर चेंज कर लो, मैं तुम्हें कपड़े मंगवाता हूँ। उसकी बात सुनकर इसे वापिस से पूछना पड़ता है कि आपने क्या बोला। तो वह कहता है कि तुम कैसी होलिये में वहाँ पर गवर्नर से मिलने के लिए जाओगी, मैं बस यही कह रहा हूँ कि अपनी क्लीनिंग वाली इस यूनिफॉर्म से हटकर कुछ पहनना है। इधर मैनेजर ली दिखाया जाता है जो हर जगह पर शीशो को ढूंढ रहा होता है, पर शीशो से कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। जैसे वो बॉस के ऑफिस की तरफ से आ रही होती तो मैनेजर ली उसे देखते ही उसे डांटने लग जाता है कि तुम बॉस के ऑफिस की तरफ क्या कर रही थी। तो वह कहती है कि मैं क्लीनिंग करने के लिए गई थी। अभी ये मैनेजर ली उसे डांट ही रहा होता है, यहाँ तक कि मारने भी वाला होता है। वैसे ही वहाँ पर शीचिंग आ जाता है जो आते साथ ही से रोक लेता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैंने इसको क्लीनिंग के काम पर लगाया था और ये देखो अपनी मटर कश्तियों में निकली हुई है, इसे बिल्कुल भी काम का होश नहीं है। और ये आपके ऑफिस में क्या कर रही थी। शीचिंग कहता है कि मैंने इसे बुलाया था। ये कहकर उसने शीजू को बचा लिया था। वैसे सेक्रेटरी इतने टाइम में ड्रेस भी लेकर आ जाता और कहता है कि जैसा आपने ड्रेस बोला था उस हिसाब से मुझे यही वाला ड्रेस ठीक लगा। अब जैसे शीजू वो ड्रेस पहन कर आती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और शीचिंग की तरफ जब आती है तो शीचिंग भी उसे देखकर कहता है कि ये ड्रेस तुम पर काफी सूट कर रहा है। तो वो भी शर्माते हुए कहती है कि आपकी ये बात मुझे अपने लिए कम्प्लीमेंट लगा। तो वो कहता है कि इस तरह की फजूल बातें बंद करो, चलो चलते हैं। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगा था, बट मैनेजर ली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती और सेक्रेटरी से कहने लगता है कि इसकी पहुंच गवर्नर तक कैसे हुई और ये बॉस के साथ कैसे जा रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। सेक्रेटरी कहता है कि जो भी मिस्टर शीचिंग के साथ होता है वो पर्सन कभी भी यूजलेस नहीं होता, तुम अपना सोच लो। ये कहकर सेक्रेटरी चला जाता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैनेजर ली फौरन से लिली को कॉल करके बताता है कि वो गवर्नर के घर पर शीचिंग के साथ जा रही है। ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि जो गिफ्ट वो गवर्नर के लिए लेकर जा रही है वो अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करेगी। ये सुनकर मैनेजर ली तो बड़ा खुश होता है कि ठीक है आप जैसा भी करें बहुत अच्छा करेंगी। इधर शीजो दिखाई जाती है जो शीचिंग के साइड में खड़ी होती है और गवर्नर की जगह पर उनका असिस्टेंट आया हुआ था उनसे बात करने के लिए और बताते हैं कि गवर्नर ने कहा था कि वो खुद बात करने के लिए आना चाहते थे, बट कुछ कामों की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए उनकी जगह पर मैं आया, उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब जब वो पेंटिंग देख रहे होते तो कहने लगते हैं कि आपने ये पेंटिंग कहाँ से ढूंढी और आपको ये आइडिया कहाँ से आया। तो वो बताते हैं कि मुझे पता लगा था कि गवर्नर का अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए मैंने सोचा कि उनको उनकी वाइफ के रिलेटेड एक गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मैंने इस पेंटिंग को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फाइनली मुझे काफी ज्यादा ढूंढने पर ये पेंटिंग मिल भी गई जो मैं आपके लिए लेकर आ गई। वो कहने लगता है कि गवर्नर जैसे इस पेंटिंग को देखेंगे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। और इधर एक पर्सन दिखाया जाता है जो वेटर को आकर पैसे देता और कहता है कि तुमने खाने में इसको मिला देना। अब वो वेटर भी इतने ज्यादा पैसे देने के बाद रग मिलाने के लिए तैयार हो जाता। जैसे खाना लेकर आता तो पहले साइड में खाने को रखकर उसमें रग मिला देता और फिर खाना लेकर जाता और स्पेशली शीजू के सामने वो सूप रखता है। अब शीजू भी उस सूप को ओपन करके देखते और वैसे ही वेटर को रोक लेते हैं। वेटर भी थोड़ा हो जाता है कि उन्होंने मुझे क्यों रोक लिया, बट वो कहते हैं कि क्या मुझे नैपकिन मिल सकती है। वो फौरन से दे देता और कहता है कि आप आराम से यूज करिएगा। शीचेंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वेटर के जाने के बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प किया तो तुम मुझसे क्या चाहती। तो वो पहले तो सोचने लग जाती, फिर कहती है कि इस बारे में बाद में बताऊंगी और गवर्नर के असिस्टेंट के साथ ड्रिंक करने लगती है और जो सूप शीजू के लिए आया हुआ था वही वाला शीचेंग पीने लगता है। अब ये देखकर वो कहने लगती है कि ये तो मेरे लिए आया था, पर फिर कहती है कि मैंने कौन सा पी लेना था, चलो अच्छी बात है इसने पी लिया। अब शीचेंग के ऊपर उस ड्रग का असर होने लगा था, उसकी तबीयत भी हल्की हल्की खराब हो रही होती है। अब वैसे इनका खाना पीना भी कम्प्लीट हो जाता तो वो असिस्टेंट भी वहाँ से जाने लगता और शीजू भी बाहर आ जाती है। अब शीजू असिस्टेंट से बात कर रही होती है, जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है वैसे उसके जाने के बाद वो शीचेंग से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। उसने तो सोचा हुआ था कि उसको अपनी सैलरी ज्यादा करवानी है। अभी ये बात वो करने लगती है, पर वैसे ही शीचेंग को देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। पर वो तो इसकी तरफ ही जैसे अट्रैक्ट होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे पकड़कर रूम में ले जाता, रूम में जाकर उसे जबरदस्ती करने लगता है। तो वो उसे रोक रही होती तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वही काम तो तुमने मेरे साथ किया, मुझे ड्रग देकर अपने साथ नाइट स्पेंड करवाना चाहती हो, चलो ये ख्वाहिश भी मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, पर फिर भी वो उसको जबरदस्ती बेड तक ले जाता है, यहाँ तक कि जबरदस्ती उसे किस भी कर रहा होता है, पर वो उसे अपने आप से दूर धक्का देती है और कहते हैं कि मुझसे ये जबरदस्ती मत करो और तुम लोग अमीर लोग होते ही ऐसे हो, गरीबों के साथ इसी तरह करते हो, हम गरीबों को तो तुम लोग हाथ की कठपुतली समझते हो, जैसे चाहो वैसे चला लो, पर मैं तुम्हारे हाथ की कोई डॉल नहीं बनना चाहती। ये कहते हुए उसने खुद को उससे दूर कर दिया था और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब लिली ने भी उसको जाते हुए देख लिया था, कहने लगती है कि ये शीजू शीचेंग के रूम से क्यों निकल रही थी। वैसे ही भागते हुए आकर शीचेंग को रूम में देखने लगते जो बोतल से पानी पी रहा होता है और फिर उसे यही लग रहा होता है कि ये वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की है, इसलिए उसका पता करवाने का सोचता है कि होटल में क्या लिली के अलावा भी तुम्हें शीजू नेम की लड़की दिखी थी। तो वो बताता है कि नहीं, वहाँ पर शीजू नेम की कोई भी लड़की नहीं थी। लिली भी ये सब बातें सुन लेती और उसे परेशानी से लग जाती है कि क्या ये मुझ पर डाउट कर रहा है, कैसे शक हो रहा है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। अब वो सेक्रेटरी से बात करने के बाद जैसे ही जाने लगता है तो उसे शीजू का गिरा हुआ इयरिंग मिल जाता है, जिसे उठाकर वो देखने लग
जाता है। अब लिली भी उसे ये सब कुछ करते हुए देख रही होती है। फिर कहने लगती है कि मुझे इस शिजू की बच्ची का कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसलिए वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। शिजू दिखाई जाती है जो सुबह में काम के लिए जाने लगती है, पर बच्चों से कह रही होती है कि तुम लोग स्कूल के लिए बिल्कुल भी मत लेट होना। वो भी मॉम के पीछे पीछे निकल जाते हैं, मामी मामी कह रहे होते हैं। अब शिजू भी जाते जाते रुककर कल भी किस होने के बारे में सोचे लगते पे कहती है कि मैंने तो शीचेंग को थप्पड़ भी लगा दिया था, उन्होंने तो अभी तक मुझे फायर कर दिया होगा, पर फिर भी मैं काम पर जाऊंगी, पता लग जाएगा कि उन्होंने मुझे फायर किया या नहीं किया। अब शिजू और उसके बच्चे तो घर से चले गए, तो उनके जाते सेक्रेटरी इनके घर पर आ जाता है मास्टर की का यूज करके, और घर पर आने के बाद कोई ना कोई एविडेंस ढूंढने लगता है कि जिससे पता लगे कि ये वो लड़की है जो शीचेंग के साथ थी, जिसमें एक चीज उसे ऐसी मिलती है जिससे पता लगता है कि इसके 4 बच्चे नहीं है बल्कि 5 बच्चे हैं। पर वैसे उसको किसी के आने की आवाज आती तो फौरन से डोर बंद करता और जैसे अलमारी ओपन करता है तो देखते का देखता रह जाता है, पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया था। वैसे शिजू दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि उसे स्पेशल टेबल भी दे दिया गया है, यहाँ तक कि उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही होती है, और पता लगता है कि गवर्नर की तरफ से उसको स्पेशल इन्विटेशन आया है। वो तो ये बात जानने के बाद बड़ी खुश होती है और वहाँ से खुशी के मारे चली जाती है। अब उसके जाने के बाद एक और पर्सन वहाँ पर आता है जो आकर बताने लगता है कि मैं गवर्नर की तरफ से शी नेम की लड़की को लेने के लिए। अब लिली का नेम भी स्टार्टिंग शी होता है और शिजू का नेम भी शी होता है, जिसकी वजह से अब उसे ये तो कंफर्म नहीं होता कि वो किस लड़की को लेने के लिए आया। बट जैसे लिली आती है तो वो कहती है कि हाँ आप मुझे ही लेने के लिए आए हो। और वहाँ पर बैठे हुए कुलिक्स वगैरह भी चुप हो जाते हैं और उसकी चमची दोस्त भी कहने लगते हैं कि हाँ आप इन्हें लेने के लिए आए होगे। लिली तो बड़ी खुश हो रही होती है, बट एक कुलिक आकर कहने लगती है कि उन्होंने शी लिली का नहीं बोला बल्कि शिजू का बोला है। ये सुनते वो उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम अपनी औकात के हिसाब से बात करो, शिजू कहाँ पर और मैं कहाँ पर। इसलिए अपनी सभी चमचों को लेकर भी वहाँ से गवर्नर हाउस आने लगती है, जबकि हमें गवर्नर दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना होलिया बे को गार्डनर वाला किया हुआ था, यहाँ तक कि पौधों को पानी भी दे रहे होते हैं। अब जो उनका पर्सनल असिस्टेंट होता है उनके पास आता है और कहता है कि आप ये काम खुद क्यों कर रहे हैं, आप किसी भी मुलाजिम को कह सकते हैं। तो वह कहता है कि नहीं मुझे ये काम करना अच्छा लगता है इसलिए मैं ये काम खुद कर रहा हूँ। और भी पूछे लगते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को इन्वाइट किया, तो वो बताता है कि आपने एक पर्सन को उसको लेने के लिए भेजा हुआ है। तो ये सुनते गवर्नर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छी बात है। अब फिर से वो अपने काम पर लग जाते। इतने टाइम में लिली भी अपनी चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही गुजरने लगती है तो गवर्नर गलती से उनके ऊपर ही पानी गिरा देता है, जिस पर लिली तो बड़ी गुस्से में आ जाती है। उसकी चमचा में उसका साथ देने के लिए गवर्नर पर चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि उसे टॉर्चर करने के लिए उसका ही पाप पकड़कर उसके ऊपर वैसे ही गिराने लगती जैसे उसने लिली को गीला कर दिया था। वो तो लिली से ये भी कह रहा होता है कि मैं कंपनसेट करने को तैयार हूँ, बट लिली कहती है कि एक गार्डनर क्या इतने ज्यादा पैसों का कंपनसेट कर सकता है। वैसे ही वहाँ पर गार्डनर को बचाने के लिए शिजू आ जाती है और आकर कहने लगती है कि तुम लोग ये क्या करो। अब शिजू भी इस चक्कर में गीली हो चुकी थी और लिली कहने लगती है कि इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे, इसी वजह से मैं इसके साथ ऐसा कर रही थी। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी और मैन के साथ ऐसा करो। पर लिली कहने लगती है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो हमें अंदर जाना चाहिए कहकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वो ओल्ड मैन से पूछे लगती है कि आप ठीक तो हैं, तो वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और देखते ही शिजू को पहचान जाता है क्योंकि एक दफा एक लड़की ने उनकी जान बचाई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर टाइम पर गई थी, पर वो लड़की उन्हें याद नहीं थी और ना ही नाम पूछ पाए थे। इसी वजह से अभी तक इतने सालों से वो लड़की ढूंढ रहे थे और आज आकर उन्हें वो लड़की दिखी थी। शिजू से कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। अब शिजू पहचान नहीं उन्हें पा रही होती तो वो खुद ही अपना सारा वाकया बताते हैं कि तुम किस तरह मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। अब शिजू को भी याद आ जाता है। शिजू उनसे पूछने लगती है कि इतना टाइम से मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कैसी, आप ठीक तो है ना। तो वह कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा थैंक्स है, तुम मुझे उस टाइम पर हॉस्पिटल लेकर गई। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं। अब वो देखता है कि शिजू को सर्दी भी लग रही है, इसी वजह से अपनी जैकेट उतार कर वो शिजू को देने लगते हैं और लिली भी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उनकी पिक्स बना लेती है ताकि वो इन्हीं पिक्स का बाद में यूज कर सके। और यह शिजू तो कह रही होती है कि अब मुझे जाना होगा। तो वो कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर पार्टी के लिए आई हो ना, तो तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो और तुम्हारा नेम क्या है। तो वो बताते हैं कि मेरा नेम शिजू है। शिजू का नेम सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिर यही लड़की तो आज के लिए उनके स्पेशल इनवाइट पर आई थी। बट वो अभी ये नहीं बताते कि वो यहाँ के गवर्नर है, वो अपनी इस आइडेंटिटी को हिडन ही रखना चाहते थे। और शिजू तो कह रही होती है कि कपड़े गीले हो गए हैं तो मैं गवर्नर को एम्बेरस नहीं करना चाहती, इसी वजह से यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी ना एम्बेरस करोगे और वैसे भी मैं तुम्हें और भी कपड़े ऑफर कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसके लिए बहुत सी चीजें मंगवा लेते हैं जिसमें ज्वेलरी भी होती है और कहने लगते हैं कि तुम इसमें बहुत प्यारी लगोगी। वो तो काफी हैरान होकर पूछते हैं कि आप है कौन, आपके पास इतनी चीजें कहाँ से आई, वो भी एक चुटकी पर यही पर सीन कट हो जाता है। हमें शीचंग दिखाया जाता है जिसके पास भागते हुए लिली आती है। अब लिली को देखकर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो मुझे यहाँ पर देखकर खुश होना चाहिए, इस तरह तुम्हारा मुंह क्यों बन गया है। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, चलो तुम यहाँ पर अगर आई गई हो तो कुछ भी गलत मत करना क्योंकि यहाँ के गवर्नर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के हैं, हमें नहीं पता कि गवर्नर कौन हो सकता है, तो तुम्हें किसी के साथ भी उलझने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी। वैसी आवाज आती है कि शिजू आ चुकी है और शिजू जैसे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही होती है तो लड़के तो उसे देखते के देखते रह जाते और लड़कियां भी उसे देखकर हैरान हो रही होती है कि क्या ये लड़की शिजू है। और लिली देखकर कहने लगती है कि इसके पास ये ड्रेस कहाँ से आया, जबकि शीचंग तो भागते हुए उसके पास आता है और उससे काफी हैरत वाली नजरों से देख रहा होता है। तो वो उसे खुद ही बता देते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस गंदा हो गया था, गीला हो गया था, इसी वजह से मैं ये ड्रेस पहन कर आई हूँ। तो वो इसके इस ड्रेस को भी देखकर अच्छा कहता है
है और उसको कल के लिए सॉरी भी करता है और कहने लगता है कि मेरे आसपास सिर्फ तुम ही एक लड़की थी और मुझे लगा कि तुमने मुझे ड्रग दिया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला और तुम्हें बुरा भला कहा और सॉरी कह रहा होता है। तो उसकी सॉरी से वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतना एरोगेंट पर्सन भी मुझे सॉरी कर सकता है, तो कोई बात नहीं। लिली को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी इन दोनों को लेकर बात कर रहे होते हैं जो लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे यही होता है कि लिली की जगह पर शीजू आ जाएगी शीचेंग की लाइफ में और ये चीज थोड़ी ना उसे बर्दाश्त होने वाली थी और ये चीज तो उसकी चमची से भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वैसे इतने टाइम में वही ओल्ड मैन आ जाते हैं, मतलब कि गवर्नर आ जाते हैं, जो आकर पूछे लगते हैं कि तुम्हें ये ड्रेस कैसा लगा। तो वह कहती है कि मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। अब शीजू भी शीचेंग का भी इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरे बॉस है शीचेंग। तो वह कहता है कि ये तो शी कंपनी के प्रेसिडेंट है ना शीचेंग, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। पर इतने में पीछे से लिली आ जाती और लिली फिर से ओवर होने लगती है और उसका लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि तुम मुझसे कब शादी करोगे। वो ओल्ड मैन को दिखाना चाह रही होती है कि हम दोनों साथ में। ओल्ड मैन भी शीजू से कहने लगता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तो लगा था कि तुम इसके साथ हो, पर इसको ये बैड वुमन ही पसंद आई जो इतनी बुरी लड़की है। ये सब बातें शीचेंग भी सुन रहा होता और लिली भी सुन रही होती। शीचेंग को भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती, ना ही लिली को ये बातें अच्छी लग रही होती है और शीजू भी उन्हें चुप करवाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा होने दो। और लिली भी इतनी बुरी होती है कि कहने लगती है कि इन दोनों का तो चक्कर चल रहा है, मुझे पता नहीं था कि 4 बच्चों के बाद भी तुम्हें किसी ओल्ड मैन का सहारा चाहिए होगा, ये तो डॉग और इंसान की जोड़ी लग रही है। ये कहते हुए उनकी पिक्स भी उन्हें दिखाने लगती है जो उसने 2 से खड़े होकर बनाई थी जब वो अपनी जैकेट दे रहे थे। वो तो खड़े खड़े इन दोनों पर इल्जाम लगा रही थी कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। शीजू ये बात सुनकर कहने लगती है कि तुम इतना घटिया इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती है। ओल्ड मैन भी कहने लगते हैं कि तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, उनकी तो तबीयत खराब होने लगती है, वो तो वहीं पर गिर जाते हैं। अब शीजू को भी उनकी फिक्र हो रही होती है। टाइम में उनके 2 मुलाजिम आ जाते जो गवर्नर को इस कंडीशन में देखकर जल्दी से कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली लेकर आओ। वो लोग तो गवर्नर को देखने लगते हैं और शीजू भी उनके लिए परेशान हो रही होती है। लिली उसे रोकर कहती है कि तुम अपने इस बूढ़े आशिक के लिए भी परेशान हो रही हो। तो शीजू की तो उससे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है जो आकर शीचेंग उसे पकड़ता है और इसे देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसी अच्छी समझ लिया तो तुम घटिया लड़की हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की। अब तो तुम्हारा टच करना भी मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी इन पिक्स से साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा था। यहाँ तक कि शीचेंग तो उसको कंपनी से फायर भी कर देता है। उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको कंपनी से फायर कर देता है कि तुम्हारी जैसी लड़की मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। शीचेंग तो उसे फायर करने के बाद वहाँ से चला जाता। अब शीजू लिली से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर जैसी थी और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझ पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो कहती कि सिस्टर जैसी थी, पर अब सिस्टर नहीं हूँ, और किसने कहा कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर जैसी थी। और सबसे कहती है कि इसके कपड़े फाड़ दो, क्योंकि पहले तो सबको यही लग रहा होता है कि ये गवर्नर का वो डिजाइन है जो उन्होंने अभी तक लॉन्च भी नहीं किया, तो इसके पास वो डिजाइन कैसे आया। और शीचेंग ने तो उसे ये भी बोल दिया था कि मैं भी हो रहा था कि तुम्हें गवर्नर का कैसे पता लगा, पर तुमने तो उसके गार्डनर के साथ यारी लगाई हुई थी, इसी वजह से तुम्हें पता लग गया कि गवर्नर कहाँ होंगे और कैसे उनसे मिला जा सकता है। मैं तो तुम्हारे हाथों से पागल बन चुका हूँ। अब उससे सारी चीजों की सजा मिल रही थी। अब मेट्स वगैरह भी घर से ये सब वीडियोस देख लेती और उसके एक बेटे के पास भी ये वीडियो पहुंच जाती, इसलिए वो सभी अपने बहन भाइयों को बताता है कि मॉम को बुली किया जा रहा है। सभी अपनी मॉम की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं और जल्दी से निकलते हैं मॉम की हेल्प करने के लिए। और इधर शीजू जिसके नीचे गिरने की वजह से हाथ पर भी चोट लग चुकी थी, पर लिली की बात से कि अभी भी जब स्माइल कर रही होती तो लिली से पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हो शीचेंग के साथ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि शीचेंग के साथ मैं हो जाऊंगी तो तुम किसी रास्ते में नहीं रहोगी। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शीचेंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, वो हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर फिर से लिली उसको धक्का देकर गिरा देती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें तो मैं मार दूंगी। पर इतने टाइम उसके बच्चे पहुंच जाते हैं जो आकर कहने लगते हैं कि तुम हमारी मॉम को कैसे बुली कर सकती हो, और फिर अपने मॉम के हाथ को देखने लगता है जिससे ब्लड आ रहा था। ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लिली भी जब उसके बेटे का बाजू पकड़ती है तो वो अपने बेटे का बाजू छुड़वाती है और वैसे लिली गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें बाई फेंकवाने का कहती है और उसके बच्चों को उसके सामने से खींच कर लेकर जा जाता और शीजू उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होती। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।